हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स ऑनलाइन गेट पोर्टल, जहां हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट ड्रिलिंग की, और उसी में हम बात कर रहे हैं टॉपिक सीमेंटिंग की। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा सीमेंटिंग के पर्पज और उसके बाद सीमेंटिंग कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे कैसे पोर्टलैंड तक लेके जाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट किसे बोलते हैं। और उसके अंदर जो एडिटिव्स हमने स्टार्टिंग एडिटिव्स जो यूज किए थे C3A, C3S, C2S, C4AF, जिप्सम, तो उनके क्या क्या पर्पज हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट टेस्टिंग की। आगे हम बात करेंगे आज सीमेंट टेस्टिंग। अब देखिए, ड्रिलिंग फ्लूइड टेस्टिंग हमने पढ़ा था कि मड बैलेंस, रिहोलॉजिकल टेस्ट, रोटेशनल विस्कोमीटर। सेम ऐसा ही इधर सीमेंट का भी स्लरी का जो डिजाइन है वो करने के बाद हम उसकी भी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिला या नहीं मिला। तो इसके लिए ऊपर कौन कौन से टेस्ट हैं वो देखिए। नंबर 1, ए मड बैलेंस फॉर स्लरी डेंसिटी। ए मड बैलेंस फॉर स्लरी डेंसिटी। मड बैलेंस का मैंने प्रोसेस आपको बताया था कि मड बैलेंस का क्या क्या प्रोसेस होता है। मड बैलेंस का हमने बात किया था मड में, ड्रिलिंग फ्लूइड में, तो सेम है उसका प्रोसेस है कि स्लरी जो हमने डिजाइन किया, स्लरी जो फाइनल हमने स्लरी बनाया सीमेंटिंग के लिए। स्लरी में किसे बोल रहा हूँ? स्लरी का मतलब है वाटर प्लस पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट प्लस हो सकता है कुछ एडिटिव्स, इससे मिलकर एक क्या है, एक मड जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक लिक्विड बनेगा जेल टाइप का, उसे बोलते हैं हम सीमेंट स्लरी। घर पे मकान बना होगा, मकान बनाते टाइम आपने देखा होगा वही सीमेंट स्लरी है। ड्राई पाउडर आता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं, वही है सीमेंट स्लरी। ठीक है, तो सीमेंट स्लरी की जो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या में लेते हैं? मड बैलेंस। नंबर 2, फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस का क्या काम था? फॉर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन लॉस एंड मड केक, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ दिस स्लरी। ये काम आ गया आपका किसका? फिल्टर प्रेस का। फिल्टर प्रेस हमने पढ़ा था ड्रिलिंग फ्लूइड में, सेम वैसा ही। ए रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर हमने देखा था विस्कोसिटी वगैरह निकालने के लिए या कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट, रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्लरी। नंबर 4, ए कंसिस्टोमीटर। A consistometer for determining the thickening rate characteristic of slurry. Number 5, specimen molds and strength testing machine. Strength testing machine. Number 7, an autoclave for determining soundness of cement. And number 8, a turbidity meter for determining fineness of cement. ये जनरली 8 टेस्ट सीमेंटिंग पे किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट है मड बैलेंस। स्लरी डेंसिटी के लिए आपको याद रखने हैं इनके नाम। कोई पूछा जाए कि स्लरी डेंसिटी के लिए आप क्या काम में लेंगे, तो आप बोलेंगे कि मड बैलेंस यूज लेंगे भाई साहब।
फिल्टर प्रेस किसके लिए? फिल्ट्रेशन रेट ऑफ दी स्लरी। रोटेशनल विस्कोमीटर डिटरमाइनिंग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था? प्लास्टिक विस्कोसिटी थी, यील्ड पॉइंट था, अपरेंट विस्कोसिटी थी, वो निकालने के लिए। एक कंसिस्ट ऑफ मीटर फॉर डिटरमाइनिंग द थिकनिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लरी, कि स्लरी कितने टाइम में थिक हो रही है। मान लीजिए ऐसा सीमेंटिंग का क्या है, घर के ऊपर दीवारों के ऊपर जो प्लास्टर किया गया है वो स्टार्टिंग में क्या था? एक स्लरी था, वाटर के साथ हमने ड्राई सीमेंट को मिक्स किया और उसको प्लास्टर कर दिया। अब प्लास्टर करने के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? थिक हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड बन रहा है, लाइक रॉक स्ट्रक्चर बन रही है। तो उसका जो थिकनिंग रेट है, कितने टाइम में वो थिक हो रही है, उसको मेजर करने के लिए एक कंसिस्टोमीटर यूज किया जाता है। इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। एंड स्पेसिमेन मोल्ड्स एंड स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। स्पेसिमेन मोल्ड्स क्या है? अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में देखा होगा कि मोल्ड्स बनाते हैं वो लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह की लैब होगी स्ट्रेंथ टेस्टिंग की, उसमें आप जाके देख सकते थे, कोई अभी भी कॉलेज में जाके देख सकते हैं या सिविल वालों से पूछ सकते हैं कि स्पेसिमेन मोल्ड्स क्या हैं और उनकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग क्या है। कॉलेज में पक्का मशीन होगी आपके स्ट्रेंथ टेस्टिंग की। तो उसमें क्या है, आपको सीमेंट का एक मोल्ड बना ले, मोल्ड इन द सेंस कि एक स्क्वायर में एक क्यूब बना लिया, ठीक है। उस क्यूब की स्ट्रेंथ देखेंगे। क्यूब की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? मशीन होगी एक, मशीन में क्या है, उसको ऊपर कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और वो क्यूब कहाँ ब्रेक होता है, कितने फोर्स के ऊपर ब्रेक होता है। मान लीजिए सिंपल एक रॉक है, उसको हम उसका स्ट्रेंथ देखना है तो हम उसको क्रश करने के लिए उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे और कंप्रेसिव फोर्स कितना लगाएंगे, कितना उसको दबाएंगे कि जिस पे वो क्रैश हो गई, जिस पे वो क्रश हो गई, टूट गई, वो उसका क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया। उतने तक उसने बियर किया। सेम टेंसाइल अगर उसको खींचेंगे तो कितना तक वो नहीं टूटी, उतना उसका स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद वो टूट गई। सिंपल। तो ऐसे मोल्ड्स बनाते हैं वो, उनको टेस्टिंग किया जाता है मशीन्स में, उनको दबाया जाता है या खींचा जाता है। एन ऑटोक्लेव साउंडनेस ऑफ सीमेंट हम पढ़ने वाले हैं, और टर्बिडिमीटर वो फाइननेस ऑफ सीमेंट। टर्बिडिमीटर मतलब उसमें पानी के अंदर या किसी के अंदर मिक्स करें तो कितना टर्बिडिटी दिखा रहा है सीमेंट, कितना फाइन, जितने फाइन पार्टिकल होंगे उतना टर्बिडिटी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो फाइन पार्टिकल्स टर्बिडिमीटर के इसमें हम वाटर की बजाय इसको केरोसिन में मिक्स करते हैं और केरोसिन में मिक्स करके हम उसका टर्बिडिटी मीटर से डिप करके सिंपल निकाल लेते हैं। जितना टर्बिडिटी ज़्यादा होगा उतना फाइनेस ज़्यादा होगा। और साउंडनेस ऑफ सीमेंट एक्चुअली में क्या है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट है, मान लीजिए सीमेंट का मोल्ड बनने के बाद अगर हम उसको छोड़ दें तो उसके साइज में क्या चेंज आ रहे हैं, वो कितना कॉन्ट्रैक्शन छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है उसमें, वो देखने के लिए उसे साउंडनेस ऑटोक्लेव बोलते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, तो डोंट वरी। अब मैं मड ब्रेस की बात नहीं करूंगा, फिल्टर प्रेस की बात नहीं करूंगा और रोटेशनल विस्कोमीटर की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सेम इनमें आप हमने जो पढ़ा था वो का वो सेम इधर अगर आ भी जाता है तो वो के वो फॉर्मूले और सब कुछ वो का वो ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो उनके जो फॉर्मूले हैं वो कॉमन रहेंगे। अगर वहाँ आपको क्वेश्चन में ड्रिलिंग फ्लूइड की जगह सीमेंट स्लरी लिखा हुआ है और आपको बोला जाए कि यील्ड पॉइंट बताइए तो आप निकाल सकते हैं। आपको बोला जाए कि अपरेंट विस्कोसिटी बताइए तो आप बता सकते हैं, वही फॉर्मूलाज लगाकर, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, नया एक मीटर आ गया, सीमेंट कंसिस्टोमीटर। सीमेंट कंसिस्टोमीटर क्या है मैं बता देता हूं। एक इसमें भी कुछ नहीं है भाई साहब, ये क्या है, ये एक टाइप से स्टेटर है। स्टेटर इन द सेंस कि ये जो बॉब है इसके अंदर वाला सिस्टम है ये स्टैटिक रहेगा, ये घूमेगा नहीं। ये क्या है? स्टैटिक है, स्थिर है। इसके जो बाहर वाला ये वाला सिस्टम है ये रोटेशनल है। इज दैट क्लियर? ये स्टैटिक है और ये रोटेशनल है, दो पार्ट हो गए। इनके बीच में क्या करूंगा मैं? इनके बीच में क्या करूंगा? इनके बीच में मैंने सीमेंट स्लरी
फिल कर दिया एक रोटर और एक स्टेटर के बीच में, और इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। बाहर वाले सिस्टम को क्या कर दिया मैंने, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। जब ये रोटेट होना शुरू हुआ तो इसके अंदर जो सैलरी है वो रोटेट होगी। अब ये सैलरी इसके ऊपर एक टाइप का क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। इसके ऊपर क्या करेगी, एक टाइप से फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स की वजह से जितना मान लीजिए सैलरी थिक होगा, जितना सैलरी ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इस पे क्या होगा, फोर्स चेंज होगा। मान लीजिए एकदम से गाढ़ा है तो जब ये रोटेट होगा तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर सैलरी एकदम से गाढ़ा नहीं, एकदम पानी जैसा पतला है, तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। उसी फोर्स की कैलकुलेशन की जाती है कंसिस्टोमीटर में, ठीक है। और उसकी यूनिट सीधा है एपीआई कंसिस्टेंसी, अलग से कोई यूनिट नहीं है। तो अब आप देखिए, द प्रेशराइज्ड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिस्टोमीटर यूज्ड इन टेस्टिंग सीमेंट। प्रेशराइज्ड है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिस्टोमीटर यूज, दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रेशराइज्ड हो गया, एक 1 ATM पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यूज किया जाता है। दो टाइप के हो गए कंसिस्टोमीटर। The apparatus consists essentially of a rotating cylindrical slurry container equipped with a stationary pedal assembly। ये तो आपका रोटेट होने वाला सिलेंडर हो गया, और इसके अंदर एक पेडल हो गया जो स्टैटिक है। All enclosed in a pressure chamber capable of withstanding temperature and pressure encountered in well cementing operations। इसके अंदर इसका प्रेशर और टेम्परेचर हम डिजाइन कर सकते हैं जितना जितना वेल सीमेंटिंग के टाइम प्रेशर और टेम्परेचर है, उनका हम प्रेशर और टेम्परेचर इस वाले सिस्टम का चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमें पता चला कि वेल के अंदर जहाँ पे हमें सीमेंटिंग करना है, जिस पोर्शन को सीमेंटेड करना है, वहाँ का प्रेशर तो 200 PSI है, PSIG है, और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इस मीटर में इसका टेम्परेचर, इस सैलरी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हैं, और प्रेशर 200 PSI तक सेट किया जा सकता है। The cylindrical slurry chamber is rotated at 150 RPM। देखिए ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रोटेशन स्पीड कितना है, 150 RPM रोटेशनल रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड है इसका 150 RPM। During the test, the slurry consistency is defined in terms of the torque exerted on the pedal by the cement slurry। मैंने बोला था इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, इस टॉर्क के साथ कैलकुलेशन करके स्लरी की कंसिस्टेंसी निकाली जाती है। Pedal by the cement slurry, the relation between torque and slurry consistency is given by, ये फॉर्मूला दिया गया डायरेक्ट, BC इक्वल टू टॉर्क माइनस 78.2 अपॉन 20.02 कंसिस्टेंसी, एपीआई कंसिस्टेंसी। ये जो आएगा ना वैल्यू BC का, उसका यूनिट सीधा ही है एपीआई कंसिस्टेंसी, अलग से कोई यूनिट नहीं है, फोर्स का कोई यूनिट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया गया कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो BC इक्वल टू T माइनस 78.2 20.02 में जो वैल्यू आएगा वो इतना BC हो गया, या इतना एपीआई कंसिस्टेंसी हो गया, इसका यूनिट एपीआई कंसिस्टेंसी है। अब आप देखिए इसमें जो टॉर्क है ये है आपका ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर नहीं, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि टॉर्क का यूनिट हम जब पढ़ रहे थे रिग में टॉर्क का यूनिट क्या था, LBF फीट, याद आया आपको, LBF फीट। इधर क्या है, LBF को CGS सिस्टम में लेके आ गए तो इधर ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है, फिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, LBF को G में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जब इधर वैल्यू डालना है, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब TG सेंटीमीटर में होगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में होगा तभी ये वैल्यूड है। अगर टॉर्क आपने LBF फीट में डाल दिया तो ये जो BC आएगा ये सही नहीं आएगा, ये डिजाइंड ही उस T के लिए है जिस T का वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर में हो। इज दैट क्लियर? सिंपल। और फॉर्मूला आपको रटना है BC इक्वल टू T माइनस 78.2 अपॉन 20.02। याद करने का मेथड कि इधर 20 है, इसका उल्टा 02, ऊपर 0.2। ठीक बच्चे, जनरली क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था, T माइनस 78.02 अपॉन 20.2 कर देता था मैं, ठीक है तो 0.02 और 2
ऊपर नीचे, तो ये गलती हो जाती थी, ऐसा नहीं करना है। तो 7t माइनस नीचे तो ऊपर तो सीधा 2, नीचे 20.02, 20 का उल्टा 02, ठीक है। इसीलिए ये याद रहने में इजी हो जाएगा BC। इज दैट क्लियर? बट T किस में है? ग्राम सेंटीमीटर में। तो T टॉर्क ऑन पेडल इन ग्राम सेंटीमीटर, BC सैलरी कंसिस्टेंसी इन API कंसिस्टेंसी यूनिट डेजिग्नेटेड बाय BC। ओके, यूनिट BC है इसका। The thickening time of the slurry is defined as the time required to reach a consistency of 100 BC। अब देखिए थिकनिंग टाइम किसे बोला जाता है? थिकनिंग टाइम ऑफ द स्लरी इज डिफाइंड एज 100 BC। मान लीजिए सैलरी हमने इनिशियली डाला, तो सैलरी का इनिशियली में क्या है? विस्कोसिटी कम है, सैलरी एकदम से पतला है, जिलेशन उसमें नहीं हुआ है, थिक नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग में BC का वैल्यू आया 20, कितने में? 10 मिनट के बाद। अब क्या है? विद टाइम सीमेंटिंग का टेंडेंसी है थिक होने का, उसका सेटल होने का। दीवार पे प्लास्टर लगाते हैं तो वैसे ही टाइम के साथ क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही टाइम के साथ हार्ड होना स्टार्ट हुआ। तो टॉर्क क्या होगा? जितना हार्ड होगा, जितना हार्ड होगा यहाँ पे टॉर्क बढ़ेगा। जितना टॉर्क बढ़ेगा BC का वैल्यू क्या है? बढ़ेगा, क्योंकि BC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। तो अब मान लीजिए आफ्टर 30 मिनट BC का वैल्यू हो गया 50 एंड आफ्टर 1 आवर BC का वैल्यू आ गया 100। टॉर्क कितना हो गया कि BC का वैल्यू आ गया 100। तो जितना 1 आवर है वो क्या है? उसका सैलरी का थिकनिंग टाइम। The thickening time of the slurry is defined as the time required to reach a consistency of 100 BC. Is that clear? This value is felt to be representative of the upper limit of pumpability. पंपेबिलिटी का ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम, क्योंकि 1 आवर के बाद ये थिक इतना हो जाएगा कि आप इसको पंप नहीं कर पाएंगे। मतलब पंप करने का इन द सेंस कि जब वेल में सीमेंटिंग करते हैं तो हम उस सीमेंटिंग को केसिंग के पीछे क्या करते हैं? पंप केसिंग के अंदर से निकल के बाहर आती है, उसको पंप किया जाता है, पंप। तो उस पंपिंग टाइम कितना है? पंपिंग टाइम थिकनिंग टाइम से कम होना चाहिए। थिकनिंग टाइम के बाद अगर पंपिंग टाइम आपका 2 आवर है और थिकनिंग टाइम उसका 1 आवर है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 आवर के बाद सैलरी थिक हो जाएगी, उसकी पंपिंग पॉसिबल नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये मैक्सिमम पंपिंग टाइम होता है जो थिकनिंग टाइम। और थिकनिंग टाइम क्या है? वो टाइम जब सैलरी कंसिस्टेंटोमीटर में 100 BC तक पहुंच जाए। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि सैलरी का थिकनिंग टाइम 2 आवर्स है तो उसका टॉर्क निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि सैलरी का थिकनिंग टाइम 2 आवर्स है, तो कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द पेडल इन द कंसिस्टोमीटर। आप निकाल सकते हैं। उसने थिकनिंग टाइम 2 आवर्स दिया इन द सेंस कि इस 2 आवर के ऊपर BC का वैल्यू कितना है? 100। तो 100 इक्वल टू T माइनस 78.2 अपॉन 20.02। तो T इक्वल टू 2202 माइनस प्लस 78.2 ग्राम सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपका टॉर्क। किस में आएगा? अगर इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल रहे हैं तो टॉर्क ग्राम सेंटीमीटर में आएगा। ध्यान रखें, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, टॉर्क ग्राम सेंटीमीटर में आएगा अगर आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहे हैं। तो आपने सोचा अरे यार टाइम का तो उसमें कोई रिलेशन ही नहीं था, उस फॉर्मूले में तो टॉर्क था, टाइम कैसे निकालें? तो टाइम का ये रिलेशन हो गया कि उसने बोला कि जस्ट 2 आवर के ऊपर थिकनिंग टाइम है, तो उसी टाइम आप उसका पेडल पे टॉर्क बता सकते हैं। तो उसी टाइम थिकनिंग टाइम अगर 2 आवर है तो उसी टाइम उसका BC कितना होगा? 100 होगा, और उसी 100 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके निकाल दिया हमने TC टॉर्क ग्राम सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका कंसिस्टोमीटर का एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिनिमम वाटर कंटेंट। क्या आता है? मिनिमम वाटर कंटेंट। तो इसमें क्या है? मिनिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, फ्री वाटर कंटेंट, ये 3 टाइप के वाटर कंटेंट निकालने होते हैं सैलरी के अंदर। तो इनको निकालने से पहले क्या किया जाता है?
इनको निकालने से पहले क्या किया जाता है, सैंपल इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द कंसिस्टोमीटर एंड स्टार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 20 मिनट्स एट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने सैलरी का सैंपल लिया, सैलरी का सैंपल लेके कंसिस्टोमीटर में रख दिया, कंसिस्टोमीटर में रख के उसका टेम्परेचर हमने 80 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया एंड प्रेशर 1 atm ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अब उसको हमने 20 मिनट तक स्टायर्ड किया, स्टायर्ड इन द सेंस उसको रोटेट किया, 20 मिनट तक उसको रोटेट किया। फिर उस सैंपल को द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर पर सेक ऑफ सीमेंट दैट विल रिजल्ट इन ए कंसिस्टेंसी ऑफ 30 BC एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। अब अगर 20 मिनट के बाद BC का वैल्यू 30 आता है, BC का वैल्यू कितना आता है, 30 आता है, तब उस सैलरी में जितना पानी मिलाया गया था वो पानी मिनिमम वाटर कंटेंट है। समझ गए आप? दोबारा समझिए, एक सेक सीमेंट है, एक सेक या 94 LBM जितना भी बोले, उसमें मैंने 2 बैरल पानी मिलाया था। मान लीजिए 2 बैरल वाटर मिक्स करके मैंने सैलरी बनाया। क्या बनाया? सैलरी बनाया। उस सैलरी को मैंने उठा के कंसिस्टोमीटर में डाल दिया। कितने डिग्री? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 1 atm पे 20 मिनट तक हमने रोटेट किया। और जब 20 मिनट रोटेट करने के बाद पेडल का रीडिंग देखा, सॉरी BC जब हमने निकाला, टॉर्क निकाल के, टॉर्क से जब BC निकाला तो अपना आया 30। तो इसका मतलब उस सीमेंट के लिए 2 बैरल पर सेक मिनिमम वाटर कंटेंट है। The sample is the amount of mixing water per sake of cement that will result in a consistency of 30 BC at the end of this period. If consistency is 11 BC at the end of this period, amount of water is called normal water content. अगर BC का वैल्यू 11 हो, किसके बाद? इस टेस्ट के बाद 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 1 atm प्रेशर के ऊपर 20 मिनट रोटेट करने के बाद अगर BC का रीडिंग 11 आ रहा है तो जो वाटर हमने मिक्स किया था उसे बोलते हैं हम नॉर्मल वाटर कंटेंट। और अगर 30 आ जाए तो उसे बोलते हैं मिनिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखिए, हम जितना पानी मिलाएंगे सैलरी उतना पतला होगा। सिंपल बात है, पानी अगर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो सैलरी का क्या होगा? उसमें डाइल्यूशन ज़्यादा होगा। सैलरी जितना पतला होगा, अपना जितना थिन होगा, वो उतना टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क क्या करेगा? कम लगाएगा पेडल के ऊपर। जितना हैवी सैलरी, जितना थिक सैलरी, टॉर्क ज़्यादा, जितना पतला सैलरी, जितना थिन सैलरी, टॉर्क कम। अब क्या है, जितना टॉर्क कम रहेगा BC का वैल्यू भी क्या कम रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि BC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टॉर्क। तो BC का वैल्यू कम, मतलब अब देखिए इसने बोला कि 20 मिनट रोटेट करने के बाद BC का वैल्यू अगर 11 आता है तो उसे बोल दिया हमने नॉर्मल वाटर कंटेंट इतना होना चाहिए। बट अगर BC का वैल्यू 30 आता है तो उसे बोल दिया मिनिमम वाटर कंटेंट, कम से कम 30 तो आना ही चाहिए, उससे कम है तो अपना कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक टाइप से बहुत ज़्यादा थिक है। इज दैट क्लियर? अगर आप मान लीजिए आपने वाटर मिलाया 2 बैरल और BC का वैल्यू आ गया भाई साहब 40, BC का वैल्यू कितना आ गया? 40 आफ्टर 20 मिनट रोटेशन एट 150 RPM। RPM 150 है भाई साहब कंसिस्टोमीटर का, याद रखिए स्टैंडर्ड 150 RPM। तो अब क्या करेंगे? आपको बोला गया कि हमें चाहिए भाई साहब मिनिमम वाटर कंटेंट, तो आपने 2 बैरल मिक्स किया और BC का वैल्यू ये सब करने के बाद आया BC का वैल्यू 40। तो आपको बोला गया कि मिनिमम वाटर कंटेंट आप 2 बैरल नहीं बोल सकते। अब आप क्या करेंगे? वाटर बढ़ाएंगे या वाटर कम करेंगे? वाटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि BC का वैल्यू 40 मतलब टॉर्क ज्यादा, मतलब टॉर्क ज्यादा इन द सेंस की सैलरी थिक है, उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लग रहा है, उसके ऊपर घर्षण फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है। अब इसमें वाटर मान लीजिए मैंने 3 बैरल कर दिया और 3 बैरल जैसे ही किया BC का वैल्यू 30 मिनट के बाद 30 हो गया, तो ये मतलब आ गया मिनिमम वाटर कंटेंट। तो इसलिए 3 बैरल हम इसमें मिक्स करना ही करना है। अब मैंने BC का वैल्यू 5 बैरल किया और 5 बैरल करते ही वाटर 5 बैरल कर दिया मैंने और BC का वैल्यू 11 आ गया, 11 BC आया, तो इसका मतलब ये 5 बैरल क्या है? उसमें नॉर्मल वाटर कंटेंट है 1 सेक पर LBM, 1 सेक ऑफ सीमेंट।
ठीक है। अब वाटर कंटेंट मिनिमम एंड नॉर्मल वाटर कंटेंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं फ्री वाटर कंटेंट। Free water content is determined by pouring a 250 ml sample from the consistometer into a glass graduated cylinder and noting the amount of free supernatant water that separates from the surly over a 2-hour period। हमने क्या है इसमें ये काम करने के बाद कंसिस्टोमीटर से एक सैंपल लिया, उस सैंपल को हमने कितना सैंपल लिया हमने 250 ml, कितना 250 ml का सैंपल लिया और इसको हमने छोड़ दिया 2 आवर के लिए नॉर्मल, बस सिंपल। कंसिस्टोमीटर जो ये काम चल रहा था इससे निकाल के इधर एक 250 ml का सैंपल 250 ml का सैंपल ग्लास में लेके 2 घंटे के लिए रख दिया। 2 आवर्स रखने के बाद सुपरनेटेड जो वाटर है इन द सेंस कि जी इसके ऊपर जो वाटर आएगा ऑटोमेटिक जो तैर कर, ऑटोमेटिक ये जो वाटर आया है इस वाटर को बोलते हैं हम फ्री वाटर। ऑटोमेटिक जो फ्री होता है, समझ गए आप? ऑटोमेटिक जो फ्री होता है उसे बोल दिया हमने फ्री वाटर कंटेंट। 250 ml सैली कंसिस्टोमीटर से उठाया, 2 आवर्स के लिए ग्लास में नॉर्मल सेटल होने के रख दिया। सेटल होने के बाद जितना वाटर हमको ऊपर में मिला 250 ml के ऊपर, उसको बोल दिया हमने फ्री वाटर कंटेंट। अब क्या है था, मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर पर सेक ऑफ सीमेंट दैट विल रिजल्ट इन 2.5 ml ऑफ फ्री वाटर। अब देखिए एक और टर्म आया, मिनिमम तो था ही भाई साहब इधर, अब आ गया मैक्सिमम वाटर कंटेंट। मैक्सिमम वाटर कंटेंट क्या है, ये कहना चाहता है कि मैं सैलरी लेके आया, फ्री वाटर कंटेंट वाला जो प्रोसीजर है उसमें सैलरी लेके आया, 250 ml को मैंने 2 आवर के लिए रखा और 2 आवर रखने के बाद जब ये फ्री वाटर है, ये फ्री वाटर अगर 2.5 ml आता है, फ्री वाटर अगर 2.5 ml आता है तो जो सैलरी में जो मिक्स किया गया था पर सेक ऑफ वाटर, वो वाटर क्या है आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। समझ में आया आपको? 1 सेक के अंदर सैलरी मिलाई है, उस वाटर को याद रखना है मैं स्टार्टिंग में कि 1 सेक के अंदर 5 बैरल सैलरी मिलाकर मैंने सैलरी बना लिया है। एक सेक सीमेंट में 5 बैरल डाल के सैलरी डिजाइन कर लिया। अब देखिए अगर इस सैलरी का 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 atm 20 मिनट रोटेट करने के बाद कंसिस्टोमीटर में BC30 आता है, इसका मतलब ये जो वाटर मिक्स किया मैंने इधर, ये वाला वाटर मिनिमम वाटर कंटेंट है। अगर ये वाले वाटर 5 बैरल हमने मिक्स किया 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 atm 20 मिनट तक एक 150 RPM पे रोटेट किया और BC का वैल्यू अगर 11 आता है तो यही 5 बैरल वाटर नॉर्मल वाटर कंटेंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ से मैंने इस सैलरी को उठाया और एक बिकर में डाल के 250 ml सैलरी को रख दिया। कितने ml सैलरी को? 250 ml सैलरी को 2 आवर्स के लिए रख दिया अगर, तो उसके ऊपर जितना पानी आया वो फ्री वाटर कंटेंट हो गया। अब अगर वो फ्री वाटर कंटेंट 2.5 ml है, अगर वो फ्री वाटर कंटेंट 2.5 ml है तो वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है कौन सा? ये वाला 5 बैरल उस सैलरी के लिए। समझ में आ रहा है आपको? सैलरी लिया 2.5 ml अगर फ्री वाटर मिल रहा है हमको, तो जो हमने सैलरी में स्टार्ट में सीमेंट में जितना वाटर मिक्स किया था वो वाटर मैक्सिमम वाटर कंटेंट था, उससे ऊपर हम वाटर उसमें मिक्स नहीं कर सकते। और आजकल जो कंसिस्टोमीटर यूज किए जाते हैं वो 1 atm के ऊपर यूज किए जाते हैं। सिंपल ये था फ्री वाटर, नॉर्मल वाटर, मिनिमम वाटर और मैक्सिमम वाटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द पेडल असेंबली स्टेशनरी इन ए सीमेंट कंसिस्टोमीटर रोटेटिंग एट 150 RPM इज 520 ग्राम सेंटीमीटर। कंप्यूट द सैलरी कंसिस्टेंसी। इसने दिया टॉर्क कितना? 520 ग्राम सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है BC सैलरी कंसिस्टेंसी इक्वल टू 550 माइनस 78.2 डिवाइड बाई 20.02। BC आ गया आपका 22 कंसिस्टेंसी यूनिट। सिंपल आंसर। अब आते हैं सीमेंट परमीमीटर पे। ये था कंसिस्टोमीटर। अब आता है नेक्स्ट सीमेंट परमीमीटर। समझ में आया आपको कंसिस्टोमीटर?
सीमेंट परमेमीटर क्या है? देखिए परमेमीटर क्या है, पहले तो ये देखिए, परमेबिलिटी निकालने वाला मीटर परमेमीटर है। सिंपल, लैब में होगा, जाइए कॉलेज में पूछिए भाई साहब हमें परमेमीटर दिखाइए, अगर नहीं देखा है तो हमारे तो था, तो उसको देखिए, उसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, एक मशीन होती है। अब देखिए परमेबिलिटी निकालने के लिए कौन आए थे? डार्सी आए थे। हम सब कुछ किसका मानते हैं परमेबिलिटी में? डार्सी साहब का। डार्सी साहब ने क्या बोला था कि फ्लो रेट है Q इक्वल टू के ए डेल्टा P अपॉन म्यू एल, ठीक है। तो K क्या आ गया? Q म्यू एल अपॉन ए डेल्टा P। कोई परमेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? फ्लो रेट। किसके थ्रू? कोई रॉक या कोर के थ्रू। म्यू जिसका फ्लो रेट है उसकी विस्कोसिटी, एल उस कोर का लेंथ, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा बी इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस। तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने परमेमीटर बना लिया। कैसे बना लिया? परमेमीटर में कुछ नहीं होता है, एक सिलेंडर होता है ऐसा वाला, देखते रहिए, मैं आपको एक सिंपल सा परमेमीटर बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये कोर हमने फिट कर दिया, कोई रॉक का ही मान लीजिए, इसकी परमेबिलिटी निकालनी है हमें, ठीक है। ये मिक्स फिट करने के बाद इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे हम? इधर से मान लीजिए वाटर के साथ निकालनी है, मैंने इसमें से वाटर इनलेट किया। क्या किया मैंने? वाटर इनलेट, और कोर के थ्रू बाहर आ गया वाटर आउटलेट। सिंपल, इधर से पानी डाला, उधर से पानी निकाल लिया। इधर जो पानी डाला यहाँ गेज लगा है, क्या? प्रेशर गेज। क्या लगा है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में हमने देखा कि अपना 10 psi प्रेशर है इनलेट पे, ठीक है, या 100 psi प्रेशर ऐसा मान लीजिए। अब बाहर निकला, यहाँ भी एक गेज लगा है, पीजी लगा है, प्रेशर गेज बोलते हैं उसको, पीजी। प्रेशर गेज का रीडिंग 10 psi है, ठीक है। ये जो कोर लिया मैंने, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इस कोर का ये डाया 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है परमेमीटर, घर मैंने बता दिया आपको, बस इसमें आपको सब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, जो वाटर इनलेट है उसका फ्लो रेट भी आप लिख लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर पर 20 मिनट है, पर आवर कर लीजिए सीधा, 1 लीटर पर आवर है, ठीक है। अब K निकालना कितना आसान हो गया, K इक्वल टू Q डाल दीजिए 1 लीटर पर आवर, म्यू वाटर का विस्कोसिटी 1 सेंटीपोइज, लेंथ इसका 2 सेंटीमीटर, ए इसका π/4 d स्क्वायर इंटू डेल्टा पी 10, यहाँ 100 माइनस 10 90 आ गया, हो गया, ठीक है। आप ये एक एक ऐसा नहीं डाल सकते भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने तो इधर आपको समझाने के लिए डाल दिया। यहाँ एक किस में है? लीटर पर आवर में है। डार्सी ने फॉर्मूला दिया था, उसमें के किस में था वो देखिए, म्यू किस में था वो देखिए, लीटर किस में, एल किस में था वो देखिए, ए किस में था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू डलेगी। डार्सी जी ने बताया था कि ये एटीएम में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये सेंटीपोइज में होगा, ये लीटर एल सेंटीमीटर में होगा, क्यू का रेटिंग साइज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, तो के किस में आएगा? डार्सी में आएगा। किस में आएगा? डार्सी में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू डालिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम ये वाला, ये है परमेमीटर, मैंने बताया परमेमीटर का ना काम बता रहा था मैं। अब सीमेंट परमेमीटर क्या है कि हम क्या करेंगे, सीमेंट का एक कोर बनाएंगे, लाल वाला सीमेंट का एक कोर बना लिया, उसको सेटल करके थिक करके एक बढ़िया सा कोर बना लिया, उसको परमेमीटर में फिक्स कर दिया, उसके अंदर वाटर या गैस कोई भी। अब ये जो ये वाटर था, ये यहाँ पे आप ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल की विस्कोसिटी आपको देखनी पड़ेगी बस। यहाँ आप गैस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गैस की विस्कोसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है? ऑयल है, वाटर है, उसके थ्रू हम निकाल के परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो जो कोर बनाया उसको यहाँ फिट किया और यहाँ से वाटर हमने पास किया, तो हमें पता चला कि कोर की परमेबिलिटी कितनी है। अब ये बताइए, परमेबिलिटी जो सीमेंट कोर है उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? मुझे बस एक बात जाननी है। अब आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता, अब है नहीं तो मैं बता ही देता हूँ कि परमेबिलिटी भाई साहब कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि हमने जो वेल बोर है इसके पीछे अगर सीमेंट किया,
यहाँ हमने सीमेंटिंग फिल कर दिया, इधर फॉर्मेशन वाटर है, अगर परमेबिलिटी हाई है तो ये इसके थ्रू वाटर आके किसके टच में आएगा, केसिंग के टच में आएगा, और केसिंग के टच में आएगा तो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, वो हमें नहीं होना है। इसका मतलब परमेबिलिटी शुड बी वेरी लेस, परमेबिलिटी 0 हो तो बहुत बढ़िया है, अपने को परमेबिलिटी कम से कम रखनी है। इसीलिए हम परमेमीटर का यूज करते हैं कि सीमेंट अगर जब सेटल होगा, सेटल होने के बाद वो कितनी परमेबिलिटी दिखाएगा वो हमें पता होनी चाहिए। हमने सीमेंटिंग कर दिया, बाद में पता चला वो तो बढ़िया परमेबिलिटी दिखा रहा है, फॉर्मेशन से भी ज्यादा परमेबिलिटी है उसकी, तो वाटर अच्छे से टच में आ रहा है केसिंग के साथ, तो फिर अपना कोई केसिंग प्रोटेक्शन बचा ही नहीं, सीमेंटिंग करने का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो इसीलिए हम ऐसी गलती ना करें, उससे पहले परमेबिलिटी देखी जाती है। तो अब देखिए सीमेंट परमेमीटर, द परमेबिलिटी ऑफ ए सेट सीमेंट कोर बनाया टू वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द फ्लो रेट थ्रू द कोर एट ए गिवन प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कोर बाय डॉर्सी लॉ। डॉर्सी लॉ ने क्या कहा, अब इधर क्या है, इसके लिए इन्होंने इक्वेशन को कन्वर्जन कर दिया 14700 क्यू म्यू एल ए डेल्टा पी, और यहाँ के किस में आएगा, मिली डार्सी में आएगा भाई साहब। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू डालेंगे तो मिली डार्सी में आएगा, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर इधर क्या है 14700, बट यहाँ Q क्या है, Q का फ्लो रेट देखिए ml पर सेकेंड, म्यू किस में, सेंटीपोइज में, L किस में, सेंटीमीटर में, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और डेल्टा P PSI। सिंपल, अगर आप डेल्टा पी PSI में डालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में डालेंगे, म्यू सेंटीपोइज में डालेंगे, लेंथ सेंटीमीटर में डालेंगे, फ्लो रेट ml पर सेकंड में डालेंगे, तब ये 14700 आप यूज कर के मिली डार्सी में लिख सकते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह इंच स्क्वायर में A डाल दिया तो ये गलत आएगा, ध्यान रखिए गलत आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो पता होगा, Q इक्वल टू के ए डेल्टा P बाई म्यू एल, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट में आप वैल्यू डाल दीजिए, के डार्सी में निकाल लीजिए, बाद में उसको मिली डार्सी में अगर पूछा है तो मिली डार्सी में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर डार्सी में पूछा है तो डार्सी में कन्वर्ट करके आंसर फिल कर दीजिए। बट इधर भी आपको क्या रखना है, Q का स्टैंडर्ड यूनिट होगा, उसने ml पर सेकेंड में आपको दे दिया तो उसे इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर Q होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। सिंपल, समझ रहे हैं आप बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो समझिए बात को, यूनिट के अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ ये वो जो फैक्टर आया ना 14700, ये आया है इन यूनिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ डेल्टा पी एटीएम में आता है नॉर्मल फॉर्मूला में, जो डार्सी भाई ने दिया था उसमें डेल्टा पी एटीएम में था, हमने इधर पीएसआई में कन्वर्ट कर दिया। हम किस में डाल रहे हैं, पीएसआई में। रिजर्वायर में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, तो वहाँ से उठा के भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, बट आप मैं इधर के लिए बता रहा हूँ 14700 क्यू म्यू एल अपॉन ए डेल्टा पी, जहाँ Q ml पर सेकेंड में है, म्यू सेंटीपोइज में, L सेंटीमीटर में, A सेंटीमीटर स्क्वायर में, डेल्टा P PSI में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए क्लास ई सीमेंट कोर हैविंग ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर, L कितना 2.54 सेंटीमीटर एंड ए डायमीटर 2.86 5 सेंटीमीटर, अलाउज ए वाटर फ्लो रेट ऑफ 0.0345 ml पर सेकेंड। अब देखिए ये जो वैल्यू दे रहा है वो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दे रहा है। व्हेन प्लेस्ड अंडर ए प्रेशर डिफरेंशियल ऑफ 20 psi, डेल्टा पी इसने डायरेक्ट दे दिया 20 psi। ए सेकेंड कोर कंटेनिंग, अब ये फर्स्ट कोर का डाटा था, ए सेकेंड कोर कंटेनिंग 40% सिलिका क्योर्ड इन ए सिमिलर मैनर अलाउज ओनली 0.00345 ml per second of water under 200 psi difference, compute the permeability of 2 samples। ये था फर्स्ट सैंपल। सेकेंड सैंपल में क्या है, लेंथ डाया सेम है, उसमें क्या उन्होंने सिलिका ऐड कर दिया, लेंथ और डाया तो सेम रखा, बट उसका फ्लो रेट कितना आया 0.00345 ml पर सेकेंड आ रहा है, जब आपका डेल्टा P 200 psi हो रहा है। तो दोनों का परमेबिलिटी निकालिए K1 और K2। ये कोर 1 के लिए
और ये कोर 2 के लिए, दोनों कोर की परमेबिलिटी निकालनी चाहिए। अगर आपको क्या दिक्कत रहती है तो K1 10 मिली डार्सी आएगा और K2 0.1 मिली डार्सी आना चाहिए। ठीक है, निकाल के आप देख लीजिए, फॉर्मूला वैल्यू डाल लीजिए, डायरेक्ट दिया है सब कुछ, फॉर्मूला वैल्यू डाल दीजिए। K1 आएगा 10 मिली डार्सी और K2 आएगा 0.1 मिली डार्सी। K2 के लिए फ्लो रेट है 0.00345 ml पर आवर पर सेकंड और डेल्टा P 200 PSI, ऊपर में जो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कर लेंगे आप। ठीक है, आगे चलें। अब चलते हैं लास्ट, स्ट्रेंथ, साउंडनेस एंड फाइननेस टेस्ट। स्ट्रेंथ, साउंडनेस एंड फाइननेस टेस्ट। पहला देखिए स्ट्रेंथ। कोई भी चीज़ की स्ट्रेंथ क्या है? कोई स्ट्रेंथ जहाँ जाके वो टूटे। कितनी तक स्ट्रेंथ है? कि जिस पे जाके वो टूट जाए। जब तक आदमी नहीं टूटता है स्ट्रॉन्ग है, जिस पॉइंट पे टूट जाता है वो इसका क्रैक पॉइंट हो गया। तो मान लीजिए आदमी 4 बार गेट दिया, मान लीजिए अपनी स्ट्रेंथ की बात करें, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमने 4 बार गेट दिया, चारों बार 19 में नहीं हुआ, गेट क्लियर नहीं हुआ, हमने 3-4 अटेम्प्ट किए, तब तक हम स्ट्रॉन्ग थे। 5वां हमारी हिम्मत नहीं हुई, अब नहीं देंगे यार, अब नहीं होगा हमसे, हम टूट गए। 4 अटेम्प्ट क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। सेम कोई भी मोल्ड, कोई भी सीमेंट का मोल्ड हमने बनाया, कहाँ जाके टूटता है वही उसकी स्ट्रेंथ है। In compressive strength of the set cement is the compressional force required to crush the cement divided by the cross-sectional area of the sample. The compressive strength of the cement is usually about 12 times greater than the tensile strength at any given using curing time. कोई मोल्ड है, इसके ऊपर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो ये फोर्स लगाया जा रहा है, अगर वो इस कंप्रेसिव फोर्स के ये जो एरिया है इसे डिवाइड कर दिया जाए, फोर्स को F हम लगा रहे हैं किसके ऊपर? इस एरिया के ऊपर, तो ये क्या है? F/A, इसके क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जहाँ इस पे ये टूट जाएगा, जितना लिमिट है वो उससे ऊपर अगर टूट गया, जितना स्ट्रेंथ है, मान लीजिए ये हैंडल कर सकता है 700 PSI कंप्रेशन फोर्स, तो 700 PSI तक आप लगाते रहिए। जैसे ही 701 PSI हुआ, ये ब्लॉक टूट गया। ठीक है, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 700 PSI। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं प्रेशर लगाना स्टार्ट करूंगा, 100 PSI, कुछ नहीं हुआ, 200 कुछ नहीं हुआ, 300 कुछ नहीं हुआ, एट ए टाइम 700 कुछ नहीं हुआ, 701 PSI पे आते ही ब्रेक हो गया, मतलब 700 PSI कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई ब्लॉक है, इसको टेंशन प्रोवाइड करना, अपोजिट साइड से खींचना, F लगा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस फोर्स पे टूटेगा? ब्रेक होगा, वही क्या है? आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेम F/A, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया फोर्स से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ध्यान रखने वाली बात, क्वेश्चन जो आ सकता है, सीमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट 12 टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सबसे बड़ी बात है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू 12 टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर आपको दे दिया जाए कि 100 PSI कोई मोल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताइए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 12 × 100, 1200 PSI। सिंपल। क्यों देखते हैं हम स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इसीलिए देखी जाती है कि मान लीजिए केसिंग जब हमने सेटल किया, इधर से अगर वाटर कुछ फोर्स लगा रहा है सीमेंटिंग के ऊपर, तो कितने फोर्स पे जाके वो ब्रेक ना हो। अगर फॉर्मेशन का तो वेट है ही उसके ऊपर, फॉर्मेशन वेट का कुछ
एक्सियल लोड इसके ऊपर आ रहा है, तो वो एक्सियल लोड जो उसका कंप्रेशन जो उसको मिल रहा है, वो कंप्रेशन की वजह से सीमेंट अपना जो सेटिंग हुआ है वो ब्रेक ना हो। अगर वो ब्रेक हो गया तो सीमेंट के पीछे से वाटर आके केसिंग को टच कर लेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ है देखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साउंडनेस। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? साउंडनेस। साउंडनेस क्या है? परसेंट लाइनर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल, मैंने इसमें रखा सीमेंट को फिल करके पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब ये मोल्ड मान लीजिए ऐसा छोटा हो गया, थोड़ा सा टाइम के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका, या साइज में बड़ा हो गया, एक्सपेंशन हो गया इसका। तो सीमेंट के जो मोल्ड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है विद टाइम, उसे बोलते हैं साउंडनेस। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत है तो चलेगा, अगर ज़्यादा आ रहा है मान लीजिए, तो आपने ये केसिंग है, ये आपका वेल है, आपने पीछे इसके सीमेंटिंग कर दी और बाद में इसमें साउंडनेस ज़्यादा है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ से इसका टच चला गया, सीमेंट ऐसे हो गई, बीच में गैप आ गई, दरार बन गई, और दरार आ गई तो केसिंग स्ट्रेंथ खत्म हो गई, केसिंग का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो केसिंग का सेटलिंग खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या इसमें एक्सपेंशन हो गया तो ये इससे पीछे से फोर्स लगाएगी, तो या तो फॉर्मेशन को ब्रेक करेगी, क्योंकि जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो कहीं तो कहीं रिलीज होगा, या फिर केसिंग को ब्रेक करेगी, केसिंग जॉइंट को ब्रेक कर देगी। तो ऐसा ना हो। तो साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज द परसेंट लाइनर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड आफ्टर क्यूरिंग इन एन ऑटोक्लेव अंडर सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 295 psi फॉर 3 आवर्स। अब देखिए ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव एक मशीन है, एक स्टीम मशीन है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को रखकर उसको स्टीम दे सकते हैं, बस सिंपल, उसे ऑटोक्लेव बोला गया। साउंडनेस टेस्टिंग के लिए क्या मशीन है? ऑटोक्लेव। एन ऑटोक्लेव मशीन को यूज में लेके इसमें क्या है, स्टीम देते रहते हैं हम, जिसका प्रेशर है 295 psi, वाटर स्टीम देते हैं 295 psi पे 3 आवर्स के लिए, और 3 आवर्स के बाद जो इसमें चेंज आएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? साउंडनेस। ठीक है। ए सीमेंट दैट चेंज डायमेंशन अपॉन क्यूरिंग में टेंड टू बॉन्ड पुअरली टू केसिंग और फ्रॉम क्रैक्स। केसिंग के साथ साउंडनेस है तो केसिंग के साथ जो बॉन्ड है वो पूर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है अगर उसमें साउंडनेस है। तो ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसके अंदर स्टीम्स चलती रहती है 295 psi प्रेशराइज के ऊपर 3 आवर्स तक हम इसको स्टीम देते रहेंगे। स्टीम क्यों? वाटर के अंदर क्यूरिंग करते रहेंगे इसकी। वाटर से क्यूरिंग होगी तो पता चलेगा स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, क्या साइज कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं साउंडनेस। अब आते हैं फाइननेस। फाइननेस कुछ नहीं है, फाइननेस ऑफ द सीमेंट इज ए मेजर ऑफ द साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल अचीव्ड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। द फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए कैलकुलेटेड टोटल पार्टिकल सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ सीमेंट। फाइननेस क्या है? कितने छोटे पार्टिकल हैं, बस सिंपल, कितने छोटे जितने छोटे पार्टिकल होंगे सीमेंट उतनी फाइन होगी। तो जितने किसके ग्राइंडिंग के बाद हमने जब सीमेंट बनाया, सब कुछ करने के बाद ग्राइंड जब उसको किया तो कितने फाइन पार्टिकल बाहर आ रहे, कितने पार्टिकल्स का साइज बाहर निकला है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ग्राम सीमेंट, सॉरी 1 ग्राम है, हाँ, पर ग्राम सीमेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पर ग्राम सीमेंट। मान लीजिए 1 ग्राम सीमेंट में 1 लाख पार्टिकल हैं, ठीक है। उन 1 लाख ग्राम पार्टिकल्स जो है, 1 लाख पार्टिकल्स हैं, उनका सरफेस एरिया अगर हम सम करें तो वो क्या कहलाता है? फाइननेस का यूनिट हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 ग्राम पर ग्राम सीमेंट। अब जितने फाइन पार्टिकल होंगे उतना सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितने, मान लीजिए 1 ग्राम का सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया हम निकाल लिए, ठीक है। मान लीजिए उसका सरफेस एरिया आ गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान रहता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया तो अब 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको 3 भागों में तोड़ दिया इसी पार्टिकल को तो 2 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम इसको तोड़ते जा रहे हैं। जितने फाइन पार्टिकल बनते जाएंगे सरफेस एरिया क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए, उनका सरफेस एरिया मिलकर इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले से बहुत ज़्यादा हो गया। तो जितने फाइन पार्टिकल उतना सरफेस एरिया ज़्यादा। तो जितना सरफेस एरिया पर ग्राम ज़्यादा आएगा मतलब उतना फाइन ज़्यादा है।
फाइन का क्या मतलब होता है, जितना फाइन पार्टिकल्स होंगे वाटर के साथ उतने ज़्यादा पार्टिकल टच में आएंगे। मान लीजिए यहाँ तो ये एक ही पार्टिकल, 1 ग्राम में एक पार्टिकल टच आता, अपने मान लीजिए 1 ग्राम का एक ही पार्टिकल है, सपोज कीजिए 1 ग्राम का एक पार्टिकल है, तो 100 ग्राम के कितने पार्टिकल हुए, 1000 ग्राम के कितने हुए, 1000 पार्टिकल। तो यहाँ 1000 पार्टिकल वाटर के टच में आए। बट अगर यहाँ 1 ग्राम में 1 लाख पार्टिकल हैं, तो अगर अब देखिए 1 किलोग्राम में कितने पार्टिकल टच में आएंगे पानी के साथ, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल पानी के साथ टच में आएंगे उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितना हाइड्रेशन ज़्यादा होगा सीमेंट का सेटलिंग उतना जल्दी होगा। तो डिपेंड करता है हमें हाइड्रेशन जल्दी चाहिए, हाइड्रेशन इन द सेंस वाटर के साथ रिएक्शन, तो जितना हाइड्रेशन जल्दी चाहिए, 1 ग्राम का जो पार्टिकल है ये वाला एक ही टच में आया, हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो गया। 1 ग्राम के फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा टच में आए, हाइड्रेशन प्रोसेस फास्ट हो गया। तो हमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, हमारी सेटिंग टाइम के ऊपर, हमें कितने टाइम के अंदर सीमेंट को सेटल करवाना है। ठीक है, ये था फाइनेंस का। तो कंप्रेस स्ट्रेंथ हो गई, कंप्रेस ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, साउंडनेस हो गया समझ में आपको, फाइनेंस हो गया, सब चीज़ें आ गई समझ में। कंसिस्टोमीटर समझ में आ गया, उसके अंदर फ्री वाटर, मैक्सिमम वाटर, मिनिमम वाटर, नॉर्मल वाटर कंटेंट समझ में आ गया। उसमें एक फॉर्मूला है BC = T - 78.2/20.02, T यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर में है, समझ में आ गया। ग्राम फोर्स है इधर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में है, समझ में आ गया। परमीमीटर क्या है वो समझ में आया, परमीबिलिटी निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, 14700 μL, सॉरी जो भी फॉर्मूला भूल गया लिख लेता हूँ। तो K = 14700 Q म्यू डेल्टा P, नहीं Q μL / A डेल्टा P, समझ में आ गया। यहाँ क्या क्या चीज़ किस में है, Q ml पर सेकंड में, म्यू सेंटीमीटर में, L सेंटीमीटर में, A सेंटीमीटर स्क्वायर में, डेल्टा P PSI में। कब, जब 14700 से मल्टीप्लाएंगे तो K किस में आएगा, मिली डार्सी में। सिंपल। तो ये था सीमेंट टेस्टिंग। अगर ये आपको समझ में आया सीमेंट टेस्टिंग, इस पर आपको क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आगे हम बात करेंगे अब सीमेंट एडिटिव्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर।